चलिए वेलकम बैक। हम लोग आज का क्लास जो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट देख लिए थे और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देख लिए थे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट देख लिए थे। हालांकि मैं कुछ देर बाद ही ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, तब मैंने लाइटिंग के इश्यूज के कारण क्लास को बीच में ही रोक दिया था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, हमारा नेक्स्ट क्लास है, सॉरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो भैया ध्यान से सुनो। अकाउंट्स में ना ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा, एक तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? तो सॉरी, एक ट्रांजेक्शन, पहले ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक चीज आप लोग समझ लो कि ट्रांजेक्शन और इवेंट हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ट्रांजेक्शन क्या होता है? लेन देन। अगर हम कुछ खरीदते हैं या हम कुछ बेचते हैं ना, उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। या दो इंसान के बीच में अगर कोई भी किसी भी तरह का सौदा होता है ना, किसी भी तरह का बिजनेस होता है, तो उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये ट्रांजेक्शन कितने तरह का हो सकता है? ट्रांजेक्शन जनरली दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? जो दो तरह का होता है। ट्रांजेक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन से? एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये बताइए। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो भैया मैं एक वर्ड में बोलूंगा, हिंदी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन मतलब नगद और क्रेडिट मतलब उधार। ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग कि नगद किसको बोलते हैं, उधार किसको बोलते हैं। नगद मतलब होता है कि पैसे दो, सामान लो, या पैसे दो, सर्विस लो और जाओ अपने अपने घर जाओ। ये हो गया नगद। कैश में सेटलमेंट हो गया तुरंत। क्रेडिट मतलब क्या होता है? गुड्स ले लिए, सामान ले लिए, पैसे अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, उधार। अब उधार नगद तो मैं नहीं सिखाऊंगा ना, ये तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ कि खर्चे भी हो गए, पैसे भी चले गए, सब कुछ सेटल है। अब ना हमको उससे कोई मतलब है ना उसको हमसे कोई मतलब है, मतलब दो पार्टी बस, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है कि नहीं भैया, मतलब अभी बना हुआ है, जब तक सेटलमेंट नहीं हुआ है तब तक मतलब बना हुआ है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में इस चीज का क्यों रेलेवेंट है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो भैया एक बात बताओ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है दो तरह का अकाउंटिंग होता है। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम। अकाउंटिंग कितने कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है मर्केंटाइल बेसिस। अब कैश बेसिस क्या होता है, मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस में होता है मतलब क्या, कैश बेसिस मतलब होता है कि जब हम कोई खर्चा करते हैं ना, तो जब हम उस खर्चे का पेमेंट कर देंगे तब हम समझे कि वो मेरा खर्चा हुआ है। मर्केंटाइल बेसिस मतलब हुआ क्या कि हम खर्चा कर लिए ना, अगर हम उस खर्चे का फायदा उठा लिए, भले हम सामने वाले को पेमेंट नहीं भी किए, पेमेंट करना बाकी है, फिर भी हम समझ जाए, हम अकाउंट में लिख लेंगे कि मेरा खर्चा हो गया। यही दोनों में फर्क है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप एक जगह पे ऑफिस लेके रखे हो, ऑफिस का रेंट भर रहे हो, ठीक है। 15,000 रुपये महीने का रेंट है। से फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये महीने का रेंट है। अप्रैल में स्टार्ट किए थे, अप्रैल का रेंट भर दिए, मई का रेंट भर दिए, जून का रेंट भर दिए, ठीक है। कैश आपने दे दिया, सब कुछ सही है। जुलाई अगस्त सितंबर, मान लो सितंबर में पीरियड खत्म हो जाता है, सितंबर 30 सितंबर को हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। जुलाई अगस्त सितंबर का रेंट अभी तक आपने नहीं भरा। जुलाई अगस्त सितंबर का रेंट अभी तक आपने नहीं भरा। तो एक बात बता, आपके पॉकेट से कितने रुपए गए? आपके पॉकेट से सिर्फ 15,000 के रेट से 3 महीने का, अप्रैल मई जून का, 15 तिया 45, 14 15 3 जा 45,000 रुपीज निकले हैं। आपके पॉकेट से कितने रुपए बाहर गए हैं? आपके पॉकेट से मतलब बिजनेस से कितने रुपए बाहर गए? 45,000 रुपीज गए। बिजनेस ने कितने महीने के रेंट का फायदा उठाया है, यूज किया, यूटिलाइज किया है? 6 महीने का। क्या पैसा दिया है सबका? नहीं। 3 महीने का दिया है, 3 महीने का बाकी है। कितना बाकी है? 45,000 बाकी है। दिया कितना? 45,000 दिया है। तो एक बात बताओ, बिजनेस ने कितने रुपए का खर्चा का फायदा उठाया? 90,000 का, 6 महीने का।
दिया कितना? 45,000। बाकी 45 कब देगा? अगले महीने या अगले बार में। अभी तक दिया है क्या? नहीं दिया। तो यहीं पे एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन यही है कि 6 महीने का रेंट था, 3 महीने का पैसा दे दिया, 3 महीने का उधार है। यहाँ पे इसको कैश बेसिस में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे और मर्केंटाइल बेसिस में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ मेरा खर्चा जो है ना वो 45,000 का हुआ है अभी। भले ही हम फायदा उठा लिए 90,000 का मतलब नहीं है, मेरे पॉकेट से कितना गया? 45 गया ना, तो मैं 45 खर्चा लिखूंगा। अगले महीने जब मैं सिर्फ 15,000 का रेंट का फायदा उठा रहूंगा और मैं अपने जेब से अगर 60,000 भरूंगा ना, पिछले का 45 और उस महीने का 15, तो भले ही मैं फायदा तो एक ही महीने का उठा रहा हूं 15,000 का, कि बाकी पिछले महीने तक ही यूज कर लिया था, लेकिन हम उस महीने 60,000 का खर्चा दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डेड या अकाउंटेड एज एंड व्हेन पेड और रिसीव्ड। जब पैसा हम पे कर देते हैं या जब पैसा हमको मिल जाता है तब उसका अकाउंटिंग करना, इस बेसिस को कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तब क्या होगा? तो भैया होगा ये कि आप पेमेंट किया ना 3 महीने का 15,000 का से 45,000 रुपया, बाकी 45,000 रुपया उधारी है ना, तो इसका मतलब बाकी 45,000 रुपया आपके माथे पे लायबिलिटी है। आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना? 90,000। क्या 45,000 खर्चा मानू मैं? नहीं। मर्केंटाइल बेसिस बोलता है नहीं, आप पैसा दिए सामने वाले को कि नहीं दिया हमको मतलब नहीं है, आपने खर्चा कितने का किया? 90,000 का किया, आपको 90,000 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यही फर्क है कैश बेसिस में और मर्केंटाइल बेसिस में। मर्केंटाइल बेसिस में हम जो कर रहे हैं उसी को कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। उसी को क्या कहते हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट वही है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया खर्चा जब हो जाए ना, एज एंड व्हेन अक्रूड या एज एंड व्हेन ड्यू, तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। और इनकम जब आप कमा लो ना, इनकम जब आप कमा लो तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है? सैलरी 6-6 महीने तक नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब है कि मेरे को 6 महीने तो कोई कमाई नहीं हुई? नहीं ना, कमाई तो हो रही है, पैसा आपका सरकार के पास जमा है। तो वही है, वही सिस्टम है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका खर्चा तभी माना जाएगा खर्चा है जब वो खर्चा कर चुके हैं, भले चाहे आपने उसका पेमेंट कभी भी किया हो। आपका इनकम तभी माना जाएगा आपका इनकम है जब आप उसको अर्न कर चुके हैं, भले आपको पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो। आप अगर किसी को एडवांस में सैलरी मिल गया, अब किसी को एडवांस में अगर सैलरी मिल गया तो कैश बेसिस में क्या बोलेगा? कैश बेसिस बोला कि पैसा मिल गया ना, बस तुम्हारा इनकम है, भले हमको कमाए नहीं है, हमको उसके बदले अगले महीने काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कमाई इसी महीने का काउंट हो जाएगा। मर्केंटाइल बेसिस क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, एडवांस सैलरी मिले चाहे कुछ भी मिले, कमा गए, कमा के लाए क्या? नहीं ना, फिर आपका ये इनकम नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यही हमारा अकाउंटिंग सॉरी अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। हाँ, सजेस्ट कि एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छा खासा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखा दूं मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये मर्केंटाइल बेसिस दिख रहा है, ये मर्केंटाइल बेसिस दिख रहा होगा। और कैश बेसिस भी दिए हैं, ये होगा कहीं ना कहीं। हाँ देखो, एज पर कैश बेसिस है ना, कैश बेसिस का एग्जांपल दिया हुआ है और मर्केंटाइल बेसिस का दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? अ लायबिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस, मर्केंटाइल में। और कैश में क्या बोलेगा? कैश रिसीव बिफोर, अच्छा ये दिया हुआ है। असेट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड पेएबल क्या होता है? ये हम लोग आगे ठीक है, कुछ है नहीं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है कि जिससे हमको पैसा लेना है, मतलब अगर हम किसी को उधार में माल बेचते हैं ना तो वो मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल होता है, उसको हम डेटर बोलते हैं, डेटर भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल दोनों एक ही चीज है। हालांकि आजकल ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा यूज होता है बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप लोग को दिख रहा होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट दिख रहा है।
मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अगर कोई इनकम अर्न कर रहे हो ना, एक बात बताओ, ये पेन हम कमाए, सॉरी पेन कमाए बोल रहे हैं, हम पेन ये खरीद के लाए 100 रुपए का। कितने का लाए? 100 रुपए का खरीद के लाए। ठीक, क्यों लाए खरीद के 100 रुपए का? हमको इसको बेचना है 200 रुपए में या 150 रुपए में, मान लो 150 रुपए में हमको इसको बेचना है। ठीक, 100 का खरीद के लाए हैं, 150 में हमको इसको बेचना है। तो जब हम इसको 150 में बेच देंगे तो 150 में लिए क्या है? आमदनी है, पैसा आएगा ना। और जो 100 रुपए में हम खरीदे थे वो मेरे लिए क्या था? खर्चा था। खर्चा था ना। मेरे लिए कमाई कितना है? 50 रुपया। आमदनी माइनस खर्चा 50 रुपए, यही ना। अभी बात बताओ, हम इसको इस साल खरीद के लाए, पहले पहले क्या करना पड़ा? पहले खर्चा करना पड़ा। तो हम खर्चा कर लिए 100 रुपया अपने पॉकेट से लगा के। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम बेच देंगे 150 में और मेरा 50 रुपए कमाई हो जाए। किसी भी कारणवश ये मेरा पेन नहीं बिका। किसी भी कारणवश क्या हुआ? मेरा पेन नहीं बिका। बिका कब? अगले साल जाके। अब एक बात बताओ, अब क्या ऐसा बोल सकते हो कि 100 रुपया का जो आपका खर्चा था वो पिछले साल हुआ था? जबकि हुआ था पिछले ही साल। मैंने जो पेमेंट किया था सामने वाले को वो पिछले ही साल किया था। बिल विल जो मेरे पास है वो सब पिछले साल का ही है। पर किसी भी कारण से पिछले साल पेन बिक नहीं पाया, पेन इस साल आके बिका है। तो अगर हम ऐसा बोले कि खर्चा पिछले साल हुआ था 100 रुपया और आमदनी इस साल हुआ है 150 रुपया, मतलब पिछले साल के खाता में खर्चा में लिखो 100 रुपया और इस साल के खाता में आमदनी में लिखो 150 रुपया। तो पिछले साल का मेरा प्रॉफिट लॉस कितना निकलेगा? आमदनी तो 0, खर्चा 100, तो इसका मतलब पूरा लॉस 100। पिछले साल का लॉस दिखेगा ना 100 रुपया। इस साल का आमदनी या लॉस कितना दिखेगा? इस साल आमदनी दिखेगा 150, खर्चा दिखेगा 0। इस साल का खर्चा तो कुछ है नहीं, और आमदनी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 150। तो पिछले साल का लॉस 100 और इस साल का प्रॉफिट 150। कोई तुक लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं ना, ये तो बेतुका सा लग रहा है। तो यहीं पे आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप किसी भी इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, जब आप किसी भी इनकम को लिख रहे हो ना पहली बार, तभी आप उसके अगेंस्ट में हुए हुए खर्चे को लिखोगे। जब आप इनकम को लिख रहे हो तभी आप उसके अगेंस्ट में हुए हुए खर्चे को लिखोगे। ऐसा नहीं इनकम को अलग पीरियड में लिख दिया, एक्सपेंस को अलग पीरियड में लिख दिए, तो वो मैच ही नहीं करेगा। आपको क्या करना है? हर इनकम के अगेंस्ट में एक एक्सपेंस होता है, हर एक्सपेंस का एक उम्मीद एक इनकम होता है। तो आप एक्सपेंस को तभी लिखोगे जब आप इनकम को लिखोगे, और इनकम को आप तभी लिखोगे जब आप एक्सपेंस को लिखोगे, और दोनों को मिलकर ही हमारा प्रॉफिट निकलेगा। पिछले साल खर्चा दिखा दिए 100, इस साल इनकम दिखा दिए 100, लॉजिक ही नहीं लग रहा। पिछले साल का लॉस हो गया 100, इस साल का प्रॉफिट हो गया 150। ऐसे थोड़ी नहीं होता है भाई। पिछले साल में जब मेरा पेन बिका ही नहीं तो मेरा पिछले साल खर्चा हुआ ही नहीं। आपको एसेट मान के रखना चाहिए था, आपको क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, एंट्री हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आपका वो क्लोजिंग स्टॉक था। अगले साल जब आपका सेल हो गया, बिक गया माल, तब आप उसको खर्चा दिखाइए, तब आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 50 रुपए, जो कि एग्जैक्ट ट्रू एंड फेयर है। यही हम लोग का कौन कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। आप लोग को उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अभी तक बोलते आया हूँ कि ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से आप लोग को। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न मतलब चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि जब आप किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, जब आप किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप ये सोच के कीजिएगा, अकाउंटिंग हमेशा आप ये सोच के कीजिएगा कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। आपको ये मान के अकाउंटिंग कभी नहीं करना है कि ये बिजनेस अगले साल बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये मान लोगे ना तो आपको अकाउंटिंग करने का तरीका ही बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो क्या बदल जाएगा भैया? तो देखिए, हम ये चलो हम ये फोन खरीदे, हम ये 40,000 रुपए का फोन खरीदे। कितने का फोन खरीदे? 40,000। मान लो ये बिजनेस का असेट है, संपत्ति है। हम इसमें हम इस फोन में महीने का 500 रुपए का पैकेज डलवाते हैं, आता है ना वो पैक वैक जो भी आता है। अभी बात बताओ, मेरे पॉकेट से कितना रुपया निकल रहा है? मेरे पॉकेट से टोटल 40,500 रुपए निकल रहा है। 40,000 रुपए निकल रहा है इस फोन के लिए, और 500 रुपए निकल रहा है इसके लिए, इसके पैकेज के रिचार्ज के लिए निकल रहा है ना। इस 40,000 में मेरे पॉकेट से पहली बार निकला, उसका फायदा मुझे कब तक होगा ये बताओ? क्या सिर्फ इसी साल होगा, या अगले आने वाले हर साल में होता रहेगा जब तक ये फोन खत्म ना हो जाए? होता रहेगा ना भाई, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा, सो ऑन, होगा ना। ठीक अपोजिट, 500 रुपए का फायदा मुझे कब तक होगा भैया? 1 महीने, जितने दिन का पैक होगा, होगा ना। तो ये 500 मेरा खर्चा है, और 40,000 मेरा क्या है? असेट है। असेट है, असेट है, असेट मतलब संपत्ति। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही ऐसा धारणा आया है, ऐसा थिंकिंग, ऐसा बिलीव है कि अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं रहे, अगर आप ये मान लो कि कल को आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, तो भैया कल बिजनेस ही नहीं रहेगा तो फोन का क्या करूंगा? अचार ढूंढूंगा मैं? तो 40,000 हो या 500 रहे, सबको आप खर्चे में डालो ना, सब तो खर्चा ही है। कि कल को तब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो फोन रह के भी क्या करेगा? बिजनेस रहेगा तब तो फोन रहेगा, तो काम आएगा ना बिजनेस में। बिजनेस ही खत्म तो फोन भी खत्म, हर चीज खत्म। तो असेट नाम का कोई चीज ही नहीं रहा, फिर सबको लाइबिलिटी, सबको आप एक्सपेंस में डाल दो, सब खर्चा है। 40,000 का फोन खरीदे वो भी खर्चा है, 500 का रिचार्ज कराए वो भी खर्चा है क्या? ऐसा नहीं ना। खर्चा हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका फायदा हम लोग को सिर्फ करंट पीरियड में मिलने वाला होता है, जिसका फायदा हमको अगले पीरियड में भी मिलेगा, अगले पीरियड में भी मिलेगा, इस बार भी मिलेगा और अगले बार भी मिलेगा, उसको हम लोग असेट बोलते हैं। हम लोग को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आगे हम लोग अच्छे से सीखेंगे सब कुछ, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, अच्छे से सीखेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो गोइंग, अभी हम लोग क्या देख लिए कि अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं हो ना, अगर लोग ये मान के अकाउंटिंग करने लगे कि हमारा बिजनेस लंबा नहीं चलेगा, अनंत पीरियड तक नहीं चलेगा, तो हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस क्या मान के अकाउंटिंग करेगा? बिजनेस ये मान के अकाउंटिंग करेगा कि भैया हमारा बिजनेस चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये सब बहुत इजी सब है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपली बोलता है कि कोई भी चीज का जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हम ये फोन खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाए? 40,000 में। 40,000 में खरीद के लाए ना, तो हम इसको अपने बुक्स में कितना में रिकॉर्ड करेंगे? 40,000 में। 40,000 क्यों? क्योंकि हमको इसको खरीदने में 40,000 रुपये खर्चा लगा है। अगर हमको इसको यहाँ तक लाने में 5,000 का और खर्चा लग जाता ना, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाता? 45,000। हमको यहाँ तक लाने में पे जितना भी खर्चा लगा है उसको बोलेंगे कॉस्ट, वो सब कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इन्वेंट्री चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी चीज का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब बोलते हैं परचेज कॉस्ट, जितने में हम लोग उसको खरीद के लाते हैं। इन अदर वर्ड एक्विजिशन कॉस्ट यानी परचेज कॉस्ट, ठीक है। बाकी इसमें है नहीं कुछ, और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में जब दाम बढ़ जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, वो सब डिस्कस किया हुआ है। करेंट कॉस्ट से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग कौन से कॉस्ट लेते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये एकदम कॉस्ट कॉन्सेप्ट जैसा ही है, ये एकदम कॉस्ट कॉन्सेप्ट जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कॉस्ट पे हम लोग वैल्यू नहीं करते कोई चीज को, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होने लगता है ना, जैसे ये फोन है, हम कॉस्ट पे हम लाए खरीद के 40,000 में, हम इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए लिख दिए 40,000 में, फिर ये डिप्रिशिएट करने लग गया। डिप्रिशिएशन क्या होता है, डिप्रिशिएट क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे।
एक बार ये समझो इसकी वैल्यू गिरने लगी गिरने लगी गिरने लगी, तो मेरे बुक्स में भी इसका वैल्यू गिरने लगे गिरने लगे गिरने लगे। एक टाइम ऐसा आया जब हमको खुद नहीं पता है कि भाई अब इसको कितने में दिखाऊं, हम इसको बेच के हटाना चाहते हैं। तो हम मेरे बुक्स में इसका वैल्यू हो गया जीरो, हमको बुक्स में अब कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको इसका कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा ही ना, अगर इसको जाके एक्सचेंज भी करेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मेरे अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या था है कि जितने में ये रियलाइज हो जाएगा ना, जितने में ये रियलाइज हो जाएगा मतलब जितना पैसा हमको इससे निकल जाएगा ना, उतने में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है। समझ में आई बात? चलिए, नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि यहां तक तो मैंने पढ़ा दिया, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से ये कंटिन्यू करूंगा, डुअल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिव, कंसिस्टेंसी, और मैं ऐसे जल्दी जल्दी में खत्म नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद लास्ट क्लास में मुझे एक चीज और सिखाना है, ये असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है अकाउंट्स में, इन सब चीज का रेलेवेंस सिखाना है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं ये सब चीज डिस्कस कर दूं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा ये डुअल एस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। उससे पहले थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा क्योंकि इसमें एसेट लाइबिलिटी का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो समझा के आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट का जो सेशन था वो इसके साथ में मर्ज कर दूंगा, या फिर होगा तो अलग अलग ही डाल दूंगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तक हम लोग का हो गया है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हम लोग आई नंबर पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू गाइज।